गुड मॉर्निंग सबको। क्वेश्चन मार्क में आपका स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर रंजीत कुमार और हम लोग बायोलॉजी में हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को पढ़ रहे थे। जिसने भी पहला लेक्चर नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया होगा, फर्स्ट में जाके पहला लेक्चर को देख लें, ठीक है। फिर आज का जो लेक्चर है उसमें आज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डील करेंगे, ठीक है। ये वीडियो आप जाके हमारे एक और चैनल क्वेश्चन मार्क बायोलॉजी पाठशाला में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो प्रोकैरियोट सेल्स के बारे में हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है। फिर हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि प्रोकैरियोट सेल क्या होता है। तो हमने ये बोला था कि जो प्रोकैरियोट सेल है उसको हम दो वर्ड में ब्रेक करते हैं। चलिए अगर हम ब्रेक करते हैं प्रो प्लस कैरियोट्स, ठीक है। प्रो प्लस कैरियोट्स में अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमें क्या मिलता है? दो चीज़ मिलता है। प्रो मीन्स अभी हमने बताया था प्रिमिटिव, ठीक है, और कैरियोट्स मीन्स बताया था न्यूक्लियस, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने ये समझाया था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है उसे हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है। आप समझ पाए होंगे। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले प्रोकैरियोट सेल्स का आज पूरा लेक्चर टोटली प्रोकैरियोट सेल पे ही हम आज पढ़ाएंगे, ठीक है, जिसमें हम एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन में नोट्स के तौर पे लिखाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? बेसिक फीचर्स देखेंगे प्रोकैरियोट्स के सेल के बारे में, फिर ये कौन सा किंगडम से बिलोंग करता है, फिर एक टिपिकल प्रोकैरियोट सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। स्ट्रक्चर में कुछ कुछ फंक्शन होते हैं वो जानेंगे। फिर हम बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे। बैक्टीरिया में हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देखेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में भी देखेंगे, और एट लास्ट हम उसके कुछ सेल ऑर्गेनेल्स जैसे प्लाज्मिड्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी के बारे में जानेंगे, मीजोजोम के बारे में जानेंगे, राइबोसोम्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपने समझ चुका होगा कि प्रोकैरियोट्स क्या होता है या प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, कि वैसे सेल जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है उसे हम प्रोकैरियोट सेल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो यहीं से हमसे मिल चुका है कि प्रोकैरियोट्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर अगर हम लिखना चाहें कि क्या क्या एक फीचर्स होता है कोई भी प्रोकैरियोट सेल का, तो सबसे पहला हमें क्या मिला? हमें पहला मिला वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, ठीक है। क्या बोले हम? कि उसके पास वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होगा। तो उसके पास क्या होगा? न्यूक्लियस के जगह उसके पास न्यूक्लियोइड होगा, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियोइड क्या होता है, जब स्ट्रक्चर पे जाएंगे उस पे जाएंगे। तो ये चीज़ एक और अगर हम फीचर्स की बात करें तो पहला फीचर ने हमने क्या बताया कि जो प्रोकैरियोट सेल होते हैं उसमें वेल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। पिछले क्लास में भी आपने या 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। फिर अगर हम दूसरा फीचर्स के बारे में बात करें तो ये जो होते हैं स्मॉलर साइज के होते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। मीन्स अगर हम जनरली अगर इसी का एग्जांपल बात करें तो बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया जो होता है बहुत छोटे साइज के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जो प्रोकैरियोट सेल है इसका साइज यूकैरियोट सेल से बहुत छोटे होंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? साइज स्मॉलर देन यूकैरियोट सेल, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। क्या हमने कहा कि जो साइज है प्रोकैरियोट्स का वो यूकैरियोट्स के कंपेयर में छोटे होंगे। फिर एक और फीचर्स हम ये लिख सकते हैं कि जो प्रोकैरियोट सेल है वो फास्ट मल्टीप्लाई करता है या डिवाइड करता है यूकैरियोट्स के कंपेयर में। तो क्या लिख सकते हैं? डिवाइड या मल्टीप्लाई फास्टर देन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। हमने यहाँ तक लिखा कि हमने ये कहा कि एक प्रोकैरियोट सेल के पास कुछ फीचर्स होते हैं, जिसमें पहला कहा कि इसमें लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस,
जो भी न्यूक्लियस होगा उसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि प्रिमेटिव ऑर्गेनिज्म या प्रिमेटिव सेल न्यूक्लियस है जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे भी नहीं। फिर सेकंड में कहा कि जो इसका साइज है वो छोटा होगा यूकैरियोट्स के कंपेयर में। जो हमारा सेल है, ह्यूमन बींग्स का, प्लांट्स का, एनिमल्स का, उसका साइज प्रोकैरियोट्स के साइज के कंपेयर में ये बड़े होंगे, ये छोटे होंगे। फिर हमने कहा कि इसके जो मल्टीप्लिकेशन या सेल डिविजन्स करने का कैपेसिटी जो है ये यूकैरियोट्स के कंपेयर में बहुत फास्ट होते हैं, ठीक है, फास्टर होते हैं, इसका डिवाइडिंग कैपेसिटी और मल्टीप्लाई करने का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर ये एक और चीज़ आता है कि आप बता सकते हैं क्या कि जो प्रोकैरियोट्स है ये कौन सा किंगडम में आता है, जिसने आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि जो प्रोकैरियोट्स है वो किंगडम मोनेरा में आते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, जो किंगडम है, किंगडम मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स में एक ही किंगडम आते हैं, किंगडम मोनेरा। बाकी जो किंगडम आते हैं वो यूकैरियोट्स में आते हैं, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। जो 4 किंगडम बचे हुए हैं वो सारे यूकैरियोट्स के अंदर में आते हैं, और एक ही ऐसा किंगडम है जो किंगडम मोनेरा है जो कि प्रोकैरियोट्स के सेल के अंदर आता है, ठीक है। फिर अगर हम एग्जाम्पल बात करें तो एग्जाम्पल जैसे ही आपका मोनेरा आता है तो आपका दिमाग में एक ही एग्जाम्पल आता होगा, बैक्टीरिया का। तो क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है बैक्टीरिया। और अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो बैक्टीरिया का भी पार्ट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ रिवाइज भी कर सकते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो 2 तरीके का बैक्टीरिया होता है, ठीक है, लिख लेते हैं। जो बैक्टीरिया होता है वो 2 तरीके का होता है। पहला जो बैक्टीरिया है वो यू बैक्टीरिया होगा, यू बैक्टीरिया होगा, और दूसरा बैक्टीरिया जो होता है वो आर्चियो बैक्टीरिया होता है, आर्ची बैक्टीरिया, ठीक है। और हमें यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं। बैक्टीरिया में जो यू बैक्टीरिया के अंदर जो कुछ एग्जाम्पल आएंगे, एग्जाम्पल इसके अंदर जो आएंगे वो आपको याद रखना है। पहला एग्जाम्पल जो आता है वो क्या आता है, वो आता है हमारे पास माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल आता है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या होता है? अगर आपको याद होगा कि साइनोबैक्टीरिया है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, वो साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। फिर एक और एग्जाम्पल आपको क्या याद रखना है, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, वो है हमारे पास इकोलाई, स्क्रीची कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। आपको याद हो गया कि जो बैक्टीरिया में भी 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है आर्चियो यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल होता है माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, इकोलाई। और अगर हम आर्चियो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल का बात करें तो आर्चियो बैक्टीरिया में एक एग्जाम्पल आता है मिथाइनोजन, ठीक है। ये जो मिथाइनोजन्स है ये अपना जो फूड का प्रिपरेशन, जो खाना बनाता है वो केमिकल के मदद से बनाता है, जो कि क्लास 10 में आप पढ़े होंगे न्यूट्रिशन में, ठीक है। ये चीज़ है। अगर आपको हम गौर करें तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाला ये बात हो गया कि जो माइकोप्लाज्मा है और बाकी जितने सारे हम बैक्टीरिया के नाम लिखे, आइदर ब्लू ग्रीन एल्गी लिखे, साइनोबैक्टीरिया लिखे, इकोलाई लिखे, माइकोप्लाज्मा होंगे, ये सारे में सेल वॉल होगा एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा को छोड़ के। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं नो सेल वॉल, ठीक है। चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, 1 या 2 आएंगे ही आएंगे। तो हमने ये कहा कि जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स के पास वेल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होते हैं। दूसरा चीज़ कहा कि इसका जो साइज होता है वो यूकैरियोट्स के कंपेयर में छोटे होते हैं। फिर हमने कहा कि जो ये डिवाइडिंग कैपेसिटी जो होता है प्रोकैरियोट्स का वो फास्टर होता है यूकैरियोट्स के कंपेयर में। आपको जान के
आपको जान के ये आश्चर्यचकित होगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसको एक सेल को डिवाइड करने में मात्र 20 मिनट्स लगता है, लेकिन अगर वही हम अपना ह्यूमन सेल का बात करें तो एक सेल को डिवाइड करने में 24 आवर लगता है। ये भी एक चैप्टर है यहाँ पे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे डिवाइड करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने कहा कि ये कौन सा किंगडम में आते हैं, तो किंगडम मोनेरा के अंदर आता है। ठीक है, फिर अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल में जो बैक्टीरिया आ रहा है उसमें 2 बैक्टीरिया होते हैं, एक आर्चियोबैक्टीरिया होता है और दूसरा यूबैक्टीरिया होता है। आर्चियोबैक्टीरिया में हमने कहा कि माइकोप्लाज्मा होता है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। फिर हमने कहा कि साइनोबैक्टीरिया होता है जिसका दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है। फिर हमने कहा इकोलाई होता है, स्क्रीची कोलाई होता है। फिर हमने कहा कि दूसरा बैक्टीरिया जो है वो आर्चियोबैक्टीरिया है। आर्चियोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल होता है मिथानोजन। यहाँ से आपको याद रखने वाला चीज़ ये है कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ से और एक और होगा कि साइनोबैक्टीरिया, ये भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया डज नॉट कंटेन सेल वॉल। तो आपका ऑप्शन दे सकता है साइनोबैक्टीरिया, इकोलाई और मिथानोजन और माइकोप्लाज्मा। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे स्लाइड में पढ़ेंगे कि एक प्रोकैरियोट स्ट्रक्चर दिखता कैसा है। हमने तो यहाँ पे आउटलाइन देख लिया ना कि ये होता कैसा है, इसके कुछ फीचर्स क्या हैं। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या भी हमने देख लिया। फिर हम देखेंगे कि एक टिपिकल प्रोकैरियोट सेल में क्या एक बेसिक स्ट्रक्चर पाया जाता है। फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने ले लिया होगा। फिर यहीं पे नोट्स के तौर पे यहीं पे लिखा गया है कि जो प्रोकैरियोट्स है उसके पास किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो है ये फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, स्मॉलर होते हैं और सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। और हमने ये कहा कि जो माइकोप्लाज्मा है इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, एक टिपिकल प्रोकैरियोट सेल का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि एक टिपिकल प्रोकैरियोट सेल में स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक टिपिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ बना के रखा है, इसके बाद हम लेबल करते हुए आपको समझाते चलते हैं। तो हमने ये कहा कि जो ये आपको दिख रहा होगा जो ग्रीन कलर से है वो एक बाहर का कवरिंग है। फिर उसका जो बगल में हम अंदर में जो बनाए रेड कलर का, जिसका वॉल थोड़ा थिक है, मोटा है, वो क्या है। ठीक है, तो हम कोई भी अगर सेल का बात करें तो सेल के जो आउटर मोस्ट कवरिंग होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पहला लेयर जो हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ठीक है, मीन्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट सेल इज नोन एज इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स या मेड अप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। अगर हम थोड़ा सा अंदर पे आते हैं तो हमें ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, ये क्या है, सेल वॉल है। ठीक है, तो इसके थोड़े से अंदर के पार्ट में अगर हम आते हैं, इसका 3 लेयर मेजर 3 पार्ट या 3 मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेन ये होते हैं। अगर हम इसके अंदर में अगर हम बताएं, ठीक है, थोड़ा सा थिक बनाते हैं, अगर हम ये स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें ये जो फोल्डिंग दिख रहा है, इस तरह का स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिल रहा है, एक सेकेंड, ये जो पार्ट आपको देखने को मिला, ये पार्ट को अगर हम लेबल करें, ठीक है, तो ये पार्ट को अगर हम लेबल करें तो ये पार्ट को हम बोलते हैं, तीसरा लेयर को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो हम लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, 3 लेयर पढ़ा, जिसमें पहला लेयर होता है ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड लेयर होता है सेल वॉल और थर्ड लेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये तीनों को अगर हम मर्ज करके या एक को बोले, ये तीनों को मिला के हम बोलते हैं सेल का इन्वेलप। जिस तरह कॉपी का इन्वेलप कवर लगाते हैं, उसी तरह यहाँ का सेल का इन्वेलप होता है, जिसे हम कहते हैं सेल इन्वेलप। ठीक है, तो हमने ये कहा कि एक प्रोकैरियोट सेल में 3 लेयर्स होते हैं। बाहर का लेयर को हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर वाले को बोलते हैं सेल वॉल और तीसरा बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और तीनों को मर्ज करके हम बोलते हैं, ये तीनों को हम लोग
साथ में कहते हैं सेल का इन्वेलप। फिर जो हमने बीच बीच में ये फोल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर डाला है, ठीक है, अगर ये फोल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर हमने डाला है तो ये फोल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर को हम ये पार्ट को बोलते हैं मीजोजोम। मीजोजोम, ठीक है। और अगर ये फोल्डिंग जो मीजोजोम्स आगे जाके और फोल्डिंग करके इसमें एंजाइम्स जो अटैच हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर, ठीक है। तो क्या आप दोनों का हम फंक्शन लिख लें कि क्या बोलता है? कि हमने ये कहा जो यह फोल्डिंग है जिसके वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, और मीजोजोम्स का फंक्शन यहाँ पे क्या होगा? रेस्पिरेशन करने में, इस ऑर्गेनिज्म को रेस्पिरेशन करने में मदद करेगा। दूसरा, सेल वॉल का फॉर्मेशन करवाएगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन कराने में मदद करेगा। और ये क्या काम करेगा? तीसरा ये काम करेगा डीएनए का रेप्लिकेशंस कराएगा, कि नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा। तो हम कह सकते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन कराएगा, ठीक है। फिर अगर हम बोले तो ये क्रोमेटोफोर क्या करेगा? जो एंजाइम्स अटैच है ज़्यादा फोल्डिंग की वजह से, ये हमें फोटोसिंथेसिस करवाने में मदद करेगा। फोटोसिंथेसिस करवाएंगे, ठीक है। तो हमने ये क्या कहा? हमने ये कहा कि जो ये 3 लेयर के बाद जो अंदर वाला जो फोल्डिंग पार्ट है उसे मीजोजोम कहा। मीजोजोम जो है वो रेस्पिरेशंस करवाने में मदद करता है उस ऑर्गेनिज्म का। सेल वॉल का फॉर्मेशंस करवाएगा, क्योंकि इसके जस्ट बाहर सेल वॉल पाए जाते हैं। फिर क्या करेगा? डीएनए का रेप्लिकेशंस कराएगा, क्योंकि इसके अंदर में जो भी इंक्लूजन्स बॉडी पाए जाएंगे, ठीक है, उसके नंबर को बढ़ाना, सेल का नंबर को इंक्रीज करने में मदद करेगा। फिर हमने कहा कि इसमें जो फोल्डिंग में जो एंजाइम्स लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड हो जाते हैं मैक्सिमम फोल्डिंग की वजह से, तो इससे ये क्या मदद करते हैं? फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है। अगर हम इसके अंदर में बात करें, अगर इस टिपिकल सेल के अंदर में अगर हम बात करें, तो आपको पता होगा कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर हमें देखा जा रहा है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, ठीक है। आप न्यूक्लियोइड बोलिए या बोलिए सर, ये डीएनए है, सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड ऐसे लिखते हैं, और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। कैसे? यहाँ पे थोड़ा सा समझाते हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा पढ़े होंगे, जिसमें क्या होता है? 2 एंड जो है वो ओपन रहता है, ठीक है। ये भी है। अगर ये बोले कि इस तरह का जो दिख रहा है, इसकी इसमें कोई एंड ओपन नहीं है, दोनों एंड अटैच्ड है, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी डीएनए का पार्ट है, ये भी डीएनए का पार्ट है, लेकिन ये जो डीएनए है डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए है, ये लीनियर डीएनए है, लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है उसके पास डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, या उसे हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, ठीक है। और याद रखिए कि एक और स्ट्रक्चर जो पाया जाता है न्यूक्लियोइड के पास, ये डीएनए के पास, ये बैक्टीरिया के पास एक स्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड्स डीएनए। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड्स, या इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा डीएनए, एक्स्ट्रा डीएनए, ठीक है। ये हमें बहुत मदद करता है, क्योंकि बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा चीज़ होता है, एक्स्ट्रा डीएनए होता है, जिसे हम प्लाज्मिड डीएनए के नाम से जानते हैं। आपको याद रखना है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, इस पार्ट में भी थोड़ा सा लेबल करेंगे। यहाँ तक देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक डॉटेड स्ट्रक्चर जो पाया जाता है, ये जो दिखा रहे हैं पूरा सेल में पाए जा रहे हैं। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। पूरा सेल में पाए जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। फिर एट लास्ट जो हमें दिख रहा है, कुछ पार्ट्स जो दिखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं फिर से।
कुछ मटेरियल जो प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना को स्टोर करता है, उसी तरह जो बैक्टीरिया है वो भी अगर फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होगा, तो अगर उसके पास अगर खाना को स्टोर करने के लिए उसके पास होते हैं इंक्लूजन्स बॉडी, इंक्लूजन्स बॉडी। ठीक है, यहाँ तक आप समझिए। अगर ये बैक्टीरिया है तो इसे मूव करने के लिए इसके पास कौन सा पार्ट होता है वो भी देख लेते हैं। तो याद रखिए कि जब भी डायग्राम बनाए तो यहाँ से अटैच्ड होता है, एक सेकेंड सॉरी, इस तरह का स्ट्रक्चर अगर हम देखने का बोलेंगे तो इसे हम बोलेंगे फ्लैजिलम। ठीक है, फ्लैजिलम बोलेंगे, जो क्या करता है, बैक्टीरिया को मूवमेंट में मदद करता है। फिर उसके पास एक और पार्ट होगा जैसे ऐसे अटैच्ड होंगे, इस तरह का अटैचमेंट देखने को मिलेगा। इस तरह का अटैचमेंट को हम बोलेंगे पीली या पीलस बोलेंगे। ठीक है, और इसके बॉडी के चारों तरफ जो स्ट्रक्चर हमें इस तरह का देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे फिम्ब्रियाई। ठीक है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम यही पार्ट को क्रॉस, अगर यही पार्ट है जो है, ये पार्ट को मिला के अगर हम, ये जो है 3 पार्ट है। ठीक है, अगर हम बोले कि फ्लैजिलम कंसिस्ट कैसा होगा, इसके पास 3 पार्ट होगा। पहला पार्ट जो यहाँ से अटैच्ड होगा इसे बोलेंगे बेसल पार्ट, बेसल पार्ट। ठीक है, और ये पार्ट जो है इसे हम बोलेंगे हुक, और जो लंबा वाला पार्ट होगा उसे फिलामेंट्स बोलेंगे। ठीक है, फिलामेंट्स बोलेंगे। तो ये हो गया एक टिपिकल प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, एक टिपिकल प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हमने यहाँ पे अब एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये कहा कि जो एक टिपिकल प्रोकैरियोट सेल होते हैं उसके पास 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेयर को ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है। फिर जो सेकेंड पार्ट होता है उसे सेल वॉल कहते हैं, और थर्ड पार्ट को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और ये तीनों मिला के उसे हम सेल इंक्लूजन्स कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर अगर हम आगे बात करें, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में जो फोल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे हम मीजोजोम्स कहते हैं, जो कि रेस्पिरेशन, सेल वॉल फॉर्मेशंस और डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है। फिर हमने कहा इसके बाद एक और जो फोल्डिंग आने के वजह से, या अगर फोल्डिंग प्रेजेंट होंगे, अगर प्रेजेंट हो के कोई एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे तो उसे हम बोलेंगे क्रोमेटोफोर, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। फिर हमने कहा कि इसके पास न्यूक्लियोइड होते हैं जिसे बोलते हैं डीएनए या डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। यहाँ सर्कुलर डीएनए लिखा हुआ है लेकिन आप लिख सकते हैं डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए कर सकते हैं। फिर इसके पास एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम स्ट्रक्चर होता है जिसे हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इसके पास प्रोटीन फैक्ट्री के लिए राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। फिर इसके पास इंक्लूजन्स बॉडी होगा जो भी फूड मटेरियल को ये स्टोर करके रखने में मदद करेगा। ठीक है, एट लास्ट अगर ये फ्लैजिला को अगर इसे मूव करना है बैक्टीरिया को, तो इसके पास फ्लैजिलम होगा। फ्लैजिलम में 3 पार्ट होगा। पहला पार्ट होगा बेसल पार्ट, दूसरा हुक और तीसरा फिलामेंट्स होंगे, जिसे मिला के हम फ्लैजिलम बोलेंगे। ठीक है, और अगर इसे मूव करने में जो मदद करेगा फीली होंगे और फिम्ब्रियाई होंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि एक टिपिकल प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है और हम इसे बनाते कैसे हैं और लेवल कैसे करते हैं। चलिए फटाक से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे पढ़ाते हैं कि क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अब एक्सप्लेन किया गया है कि है क्या, क्योंकि सबके बारे में फंक्शन को पढ़ तो लिए, लेकिन अगर याद रखने के लिए हमें रिटर्न के फॉर्म में यहाँ लिखा गया है। तो हमने क्या कहा कि एक टिपिकल प्रोकैरियोट सेल है, उसके पास 3 मेम्ब्रेन्स होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट आउटर लेयर है जिसे हमने अभी कहा ग्लाइकोकैलिक्स होगा। क्या होगा, क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स होगा।
ग्लाइकोकैलिक्स होगा। अब यहाँ पे आ चुका है कि अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स है, अगर इसके पास स्ट्रक्चर ग्लाइकोकैलिक्स का दिख रहा है आपके पास, तो ग्लाइकोकैलिक्स में भी दो पार्ट्स आते हैं, याद रखिए। अगर डायग्राम पीछे थोड़ा सा आप जाएंगे तो ये हमारे पास दो पार्ट है, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर में सेल वॉल। चलिए ये गौर रखिएगा। अगर हम बात करें ठीक है, और बाहर वाला स्ट्रक्चर क्या बनाए थे, एक और बना लेते हैं, ये जरूरत है हमें। ठीक है, इसका बाहर का कलर हमने रखा था ग्रीन कलर। चलिए ग्रीन कलर से इसको कलर करते हैं। चलिए ये हमने कहा कि दो स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये बाहर अंदर वाला स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सेल वॉल, ठीक है, और बाहर वाला स्ट्रक्चर को हमें ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। और आपको याद होगा कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ठीक है, उसके पास अगर वो ग्लाइकोकैलिक्स जो है अगर ये हार्ड रहा, हार्ड कब रहेगा, जब इसका वाल जो हो वो थिक हो, और वो स्लीमी कैसा रहेगा, स्टिकी या थीन रहेगा। अगर ये हम बोले ये सेल वॉल कैसा है, इसका जो मेम्ब्रेन है वो थिक है और इसका जो मेम्ब्रेन है वो थीन है, ठीक है, थिक और थीन है। तो ये जो पार्ट है इसको बोले कि ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। इसके दो पार्ट्स होंगे। अगर हार्ड पार्ट होगा मतलब इसका वाल जो होगा या मेम्ब्रेन जो होंगे वो हार्ड होंगे, तो ये क्या, इसे हम क्या कहेंगे, कैप्सूल कहेंगे। अगर इसका वाल इस तरह हार्ड होगा तो उसे कैप्सूल करेंगे। और हार्ड होने की वजह से ये क्या कर देता है, डिजीज काउच करने का एबिलिटी उसमें जनरेट हो जाता है, ठीक है। फिर से सुनिए, क्या हमने कहा कि ग्लाइकोकैलिक्स के दो पार्ट्स हो सकते हैं। अगर वो पार्ट्स हार्ड होंगे यानी कि उसका जो लेयर जो होगा वो थिक होगा, तब उसे हम कहेंगे कैप्सूल। और जिस थिक वाल की वजह से इसके पास एबिलिटी होगा डिजीज काउच करने का, ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट बोला जिसका वाल थीन होगा, ठीक है। अगर इसका वाल थीन हुआ, ठीक है, तो स्टिकी पार्ट या स्लिम लेयर होंगे। जो स्लिम लेयर को हम क्या बोलेंगे, स्लिम लेयर बोलेंगे। स्टिकी लेयर पार्ट को स्लिम लेयर बोलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों हेल्प क्या करेगा, क्या फंक्शन होगा। पहला फंक्शन जो होगा वो क्या करेगा, अटैचमेंट में मदद करेगा। कि एक बैक्टीरिया अगर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाके अटैच हो, ठीक है, या उससे न्यूट्रिशन लेना हो तो उसमें मदद करेगा। ये हार्ड पार्ट एंड सॉफ्ट पार्ट या थीन पार्ट, ठीक है। अगर उस ऑर्गेनिज्म को डिजीज काउच करना हो तो हार्ड पार्ट यानी कि कैप्सूल काम करेगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या करेगा, प्रोटेक्शन करने में मदद करेगा। अगर कोई डिफेंस या एबनॉर्मल कंडीशन आ जाए, एक्सट्रीम हीट आ जाए, लाइट आ जाए, तो उस केस में उसे बचने के लिए अगर उसका जो ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर अगर हार्ड रहेगा तो ये बच सकता है, ठीक है। तो आप ये पता कर लिया। तो हमने पहला पार्ट में ये पढ़ा कि ग्लाइकोकैलिक्स के पास क्या है, टू पार्ट्स हैं। आउटर पार्ट्स जो हार्ड होंगे उसे हम कैप्सूल कहेंगे, जो कि डिजीज काउच करने की एबिलिटी जनरेट करता है। फिर सेकेंड पार्ट कहा जो स्लिमी पार्ट होगा, यानी कि लेयर जो होंगे वो पतले होंगे, तो वो स्लिम लेयर जो होंगे उसमें मदद करेंगे। लेकिन दोनों का फंक्शन क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन होगा पहला अटैचमेंट करना, दूसरा प्रोटेक्शन करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगर हम बोले कि मिडिल लेयर जो है हमारे पास, वो मिडिल लेयर को हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। अगर डायग्राम यहाँ पे होगा तो देखते हैं। अगर हम बोले कि मिडिल लेयर जो है वो सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल जो है, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन्स के बने हुए हैं,
ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन पूछेगा कि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो बना कैसे है, पेप्टिडोग्लाइकेन्स का है। अगर हम इस वर्ड को तोड़ें तो क्या मिलेगा, पेप्टिडो और दूसरा ग्लाइकेन्स। ठीक है, तो अगर हम बोले पेप्टिडो का मतलब हो जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, या हम बोल सकते हैं यही है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। ठीक है, और ग्लाइकेन्स का मतलब बोलते हैं शुगर, या हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि जो तो आपके पास जो मिडिल लेयर है वो पेप्टिडो यानी कि प्रोटीन्स पार्ट से बने होंगे और उसमें शुगर पार्ट भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आते हैं। ये जो सेल वॉल है वो क्या हेल्प करेगा, सेल वॉल हेल्प करेगा प्रोवाइड शेप ऑफ द बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया का जो शेप है, एक डेफिनिट शेप बना के रखता है, उसमें मदद करता है सेल वॉल। ठीक है, फिर क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट करके रखता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। लेकिन आप बताइए, हमने पहला स्लाइड में पढ़ाया कि सेल वॉल किस में एब्सेंट होता है, यहाँ पे आपको पता होगा माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होता है, अभी पढ़ के आया। ठीक है, चलिए दो पार्ट हमने पढ़ लिया, पहला पार्ट को बोला ग्लाइकोकैलिक्स और सेकेंड पार्ट को बोला सेल वॉल। थर्ड लेयर में आते हैं। थर्ड लेयर से पहले ये भी जानना होगा कि जो सेल वॉल का जो थिकनिंग है, ठीक है, जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है या प्रोकैरियोट्स का जो सेल वॉल है, उसके थिकनिंग के बेसिस पे, उसका थिकनेस कैसा है उसके बेसिस पे इसे डिवाइड किया गया दो पार्ट में बैक्टीरिया को। एक पार्ट को हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा पार्ट को कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, याद रखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, ये हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है कौन सा ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, ग्राम को स्टेन करना होगा। स्टेन मतलब यहाँ पे कलर एबिलिटी कैसा है, कलर को स्टेन करने का क्या एबिलिटी कैसा है। तो यहाँ पे जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हम सुने, उस ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया को टेस्ट करने के लिए या पता करने के लिए उसे हम करते हैं ग्राम स्टेनिंग। और ये जो ग्राम स्टेनिंग है, ये ग्राम जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम था, क्रिस्टियन ग्राम, उसी के नाम पे लाया गया है। अब इसमें स्टेनिंग में क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्लाइड लेते हैं। ठीक है, दो स्लाइड ले लेते हैं। उस स्लाइड में हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को फिक्सेशन करवाते हैं। फिक्सेशन करवाने के बाद उसमें हम कुछ स्टेन ऐड करते हैं। ठीक है, उस स्टेन का आपको याद भी नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, क्रिस्टल वायलेट स्टेन कहते हैं। उस अगर हम स्टेन करते हैं तो दोनों बैक्टीरिया में कलर आ जाएगा। ठीक है, कलर आ गया स्टेन करने के बाद। फिर उसके पास आयोडीन ट्रीटमेंट करते हैं दोनों में, फिर उसमें थोड़ा सा कलर हटता जाएगा। फिर डीकलराइजिंग एजेंट डालते हैं। उसके बाद ये देखते हैं फाइनल में कि अगर वो बैक्टीरिया अपना ओरिजिनल कलर को मेंटेन करके रख लिया तो उसे हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर वो स्टेन करके नहीं रखा तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसका मतलब जो सेल वॉल का इन्वेलप है, मीन्स अगर वो बैक्टीरिया है, ठीक है, याद रखिए अभी ये जो बनाए हुए थे वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए, अगर उस बैक्टीरिया का सेल वॉल अगर थिक हुआ और अगर थीन हुआ, ठीक है, अगर उस बैक्टीरिया का सेल वॉल अगर थिक रहा तो कलर यहाँ से हटने में टाइम लगेगा या रिमूव होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर सेल वॉल थोड़ा पतला होगा तो यहाँ से यहाँ कलर आसानी से निकल जाएगा। तो उसी के बेसिस पे कि थिकनेस के बेसिस पे सेल का इन्वेलप ग्राम पॉजिटिव होता है और ग्राम नेगेटिव होता है। अगर इसमें हम कलर ऐड कर देते हैं तो इसका सेल वॉल से कलर को लूज करने में ज़्यादा टाइम लगे या ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा स्टेन लगेगा, तो जिसकी वजह से कलर को स्टेन कर लिया तो ग्राम पॉजिटिव
मतलब जिसका सेल वॉल मोटा होगा वो ग्राम पॉजिटिव होगा और जिसका सेल वॉल पतला होगा वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। ठीक है, आप समझ पाए होंगे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है। आपको ये प्रोसेस नहीं पूछेगा, बस आपको याद रखना है क्या होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल याद रखने ग्राम पॉजिटिव के और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, अभी हम क्या बोले, कलर को रिटेन कर लेगा, लेकिन ये कलर क्या कर लेगा, कलर लूज हो जाएगा। क्यों लूज हो जाएगा? क्योंकि इसका जो सेल का इन्वेलप है वो मोटा होगा, लेकिन इसका सेल का इन्वेलप जो होगा वो पतला होगा, जिसके वजह से कलर लूज हो जाएगा। फिर कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखना है, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रिप्टोमाइसिन और मीजोजोम्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। फिर ई कोलाई, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और पीली ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, या इससे क्वेश्चन फिक्स है। क्वेश्चन आपको अगर एनसीईआरटी अगर आप लाइन बाय लाइन अभी पढ़ के देखेंगे जस्ट क्लास के बाद, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 आता ही है। ठीक है, तो हमने 2 पार्ट कवर किया। सेल वॉल के अंदर में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, फर्स्ट पार्ट भी पढ़ा। अब सेकंड पार्ट अगर हम यहाँ पे अगर हम टिपिकल आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, जो हम वहाँ बनाए थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है। हमने कहा प्लाज्मिड्स होगा, एक्स्ट्रा डीएनए, फिर हमने कहा इंक्लूजन बॉडी होगा जो स्टोर करके केमिकल्स को रखेगा, फिर उसके पास न्यूक्लियोइड होंगे जिसे हमने कहा सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा, फिर हमने कहा प्रोटीन फैक्ट्री के लिए राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, और सारा पार्ट जो होगा सेल मेम्ब्रेन के बाद वो साइटोप्लाज्म कहलाएगा। फिर हमने कहा कि वो फिम्ब्रियाई होगा जो मदद करेगा, फिर फ्लैजिलम होगा जो उसे चलने में मदद करेगा। फ्लैजिलम का 3 पार्ट कहा, यहाँ वाला पार्ट को बेसल बॉडी कहा, फिर ये वाला पार्ट को, ये पार्ट को हमने क्या कहा, हुक कहा, और लंबा वाला पार्ट को हमने फिलामेंट्स कहा। फिर हमने पिलस बोला, फिर यहाँ पे कैप्सूल बोला, फिर सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, कैप्सूल्स बोलेंगे क्योंकि ये हार्ड कवरिंग है, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स का भी हमने कहा कि 2 पार्ट होता है, एक स्लीमी लेयर, एक हार्ड लेयर। हार्ड लेयर जो है कैप्सूल से बना हुआ, इसलिए यहाँ पे लेवल किया गया है कैप्सूल। ठीक है, अब आते हैं इनर लेयर। इनर लेयर को हम क्या कहते हैं? इनर लेयर को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या हम कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल इन्वेलप का तीसरा पार्ट है ये। पहला पार्ट तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड पार्ट सेल वॉल, और थर्ड पार्ट है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। जिस प्रकार यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेम होता है जिस प्रकार प्रोकैरियोट्स में होता है। मतलब चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम होगा। सेम होगा मीन्स बने हुए सेम से होंगे। मतलब वो बने किसके हैं? वो बने हुए हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से। किससे बने हुए हैं? फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर से बने हुए हैं। चाहे वो यूकैरियोटिक्स हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, उसका सेल वॉल जो उसका मेम्ब्रेन जो उसका कवरिंग जो होगा वो बने होंगे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से। अभी हमने कहा क्या कि जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ है, लेकिन अगर हम बोले प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स किससे बने हुए हैं तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बने हुए हैं। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिख रहा होगा, ये जस्ट ऐसा दिखता है। ठीक है, यहाँ पे जो डॉटेड स्ट्रक्चर ये बनाया गया है तो आप समझ जाइए ये पार्ट है, और ये जो बाहर 2 निकला हुआ है वो उसके टेल पार्ट है। ठीक है, ऐसा है। तो कैसा है? ऐसा है, और सेल में ऐसा चिपका हुआ है, सेल में ऐसा कवरिंग है। इसके अंदर में हमारे पास जो इसके अंदर में ये जो पार्ट है उसमें साइटोप्लाज्म होते हैं, लेकिन बाहर में ऐसा लेयर होता है। अगर हम ये लेयर का बात करें तो इसी में लिखा है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बने हुए हैं। ऊपर वाला जो पार्ट है इसे हम बोलेंगे हेड पार्ट, और नीचे वाला पार्ट को हम बोलेंगे टेल पार्ट। ठीक है, जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट क्या है? हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर लविंग है।
मतलब कोई भी सब्सटेंस सेल को एब्जॉर्ब करने में काम करेगा। लेकिन जो टेल पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब पानी को हेट करता है। फोबिया है मतलब डर है। तो मतलब ये जो पार्ट है, ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये पार्ट ये जो पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है, और जो बाहर वाला पार्ट जो दिख रहा है ये पार्ट क्या है, हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। इसी प्रकार जो अभी हम यूकैरियोटिक सेल भी पढ़ेंगे उसमें भी ऐसा ही स्ट्रक्चर बने हुए होंगे। समझ में आया? फिर यहां से बोलें कि अब आते हैं साइटोप्लाज्म। सेल एनवेलप खत्म, अब साइटोप्लाज्म के अंदर में ही सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, जो सेल ऑर्गेनेल्स हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। तो यहां पे बोला कि इट डज नॉट शो एनी स्ट्रीमिंग, कुछ चेंजेस वैसा दिखता नहीं है। ठीक है, ये इसमें क्या क्या पार्ट होता है? पहला बोलेंगे कि इसके पास एक जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। इसके पास जेनेटिक मटेरियल जो अटैच्ड होता है मीजोजोम्स के साथ उसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड, और न्यूक्लियोइड को अभी हम बोले डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, फिर अगर बोले कि इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, जिसे हमने क्या कहा, प्लाज्मिड्स कहते हैं, वो क्या काम करेगा, सेल्फ रेप्लिकेशन यूनिट होता है, खुद से डिवाइड करने का कैपेसिटी होता है, जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12 में। ठीक है, फिर है हमारे पास इसके पास जो हमारे पास मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स होंगे। इसमें एक मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स होंगे जिसे हम राइबोसोम्स कहते हैं। पहला लेक्चर में भी हमने समझाया था मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनिज्म, मेम्ब्रेन बॉन्ड, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनिज्म। जो अगर नहीं देखें वो वीडियो जाके देख ले, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन फिक्स है। अभी जितना हम करवा रहे हैं उसके रिलेटेड अभी जस्ट मिनट आपके बाद हम क्या करेंगे, लेक्चर के बाद आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे, जितना रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ तक समझ में। फिर अगर हम बात करें कि जो मीजोजोम्स है, जैसे अगर हम स्ट्रक्चर फीड से लाएं, ठीक है, चलिए ये जो पार्ट हमने कहा यही है मीजोजोम्स। ठीक है, तो अगर यही मीजोजोम्स को अगर हम यहाँ से डाइसेक्शन करके या जूम करके यहाँ देखें तो यहाँ पे समझिए कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये जो मीजोजोम्स हमको दिख रहा है, इस तरह का जो मीजोजोम्स होंगे, इसके अंदर में हमें किस तरह के मीजोजोम्स हो सकते हैं, वेसिकल्स लाइक दिस, इसे बोलेंगे वेसिकल्स हो सकते हैं, या ट्यूबुलर जैसे हो सकते हैं इसके अंदर में, तो इसे बोलेंगे ट्यूबुलर है। ठीक है, ट्यूब्यूल्स या ट्यूबुलर। फिर इसके अंदर में कुछ लैमिलर स्ट्रक्चर होंगे ऐसे करके, लैमिलर स्ट्रक्चर। समझ में आया कि जो मीजोजोम्स होंगे, जो रेस्पिरेशन में, जो सिक्रीशन में, जो डीएनए का रेप्लिकेशन में, जो सेल वॉल फॉर्मेशन में, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल वॉल होंगे। इसके पहले फंक्शन पढ़ लेते हैं, फिर वहाँ समझने में मदद करते हैं। फिर क्या बोले कि जो मीजोजोम्स का फंक्शन, जो पहला पार्ट जो फंक्शन है वो क्या है, रेस्पिरेशन में मदद करेगा, हमने बताया अभी। फिर बोला सिक्रीशन में करेगा। सिक्रीशन मतलब कोई भी वेस्ट मटेरियल उसके सेल से बाहर छोड़ने होंगे, मतलब रिमूवल ऑफ द सब्सटेंस, यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंस जो सेल से बैक्टीरिया को बाहर छोड़ने होंगे वो मीजोजोम से ही छोड़ेंगे, उसमें भी ये मदद करेगा सिक्रीशन करने में। फिर डीएनए का रेप्लिकेशंस करने में मदद करेगा। फिर क्या करेगा, सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करेगा। एट लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आउटर सेल, अगर एक सेल से दूसरा सेल में अगर कुछ मटेरियल को ट्रांसफर करना है तो उसमें भी मीजोजोम्स हेल्प करेंगे। उसी के बेसिस पे यह मीजोजोम्स को 3 पार्ट में पाया गया है। आइदर वो वेसिकल शेप में होंगे इस तरह, ट्यूबुलर शेप में होंगे इस तरह, या लैमिलर शेप में होंगे तो इस तरह पाए जा सकते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इफ द मीजोजोम्स के अगर उसमें पिगमेंट्स होंगे, अगर इसी के अंदर में हम डाल दें फोल्डिंग के बाद इस तरह का पिगमेंट पाया जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, क्रोमेटोफोर, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। टिपिकल स्ट्रक्चर में हमने बताया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम बोले कि लास्ट पार्ट आते हैं जिसमें क्या बोलता है, अगर उस बैक्टीरिया को अटैचमेंट करना है दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास तो
तो उसके पास एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होंगे जिसे पिलस और फेम्ब्रियल बोलेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है कि क्या मोटिलिटी के लिए, मूवमेंट के लिए उसके पास फ्लैजिलम है, लेकिन अगर किसी पे अटैचमेंट करना है बैक्टीरिया को तो पिलस या फेम्ब्रियल होगा। ठीक है, जो कि अगर हम फ्लैजिलम का बात करें तो ये फ्लैजिलम जो है वो यूकैरियोटिक से अलग होते हैं। आप ये फ्लैजिलम को पैरेमीशियम और यूग्लिना से कंपेयर ना करें, ये बैक्टीरिया का है तो अलग तरीके के होंगे। तो वही चीज बोल रहा है कि अलग होंगे। तो इसके 3 पार्ट जो हम डायग्राम में समझाए थे, फिलामेंटस जो सबसे लंबा पार्ट होगा, डायग्राम में हमने बताया था बना के। फिर कहा हुक पार्ट होंगे, जो ये पार्ट को हम हुक बोलेंगे, और जो सेल मेम्ब्रेन से अटैच होंगे उसे बेसल बॉडी बोलेंगे। ठीक है, और तीनों मिला के उसे हम फ्लैजिलम कहते हैं, जो किस में मदद करेंगे, मोटिलिटी में मदद करेंगे उस बैक्टीरिया को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने अगर सेल इन्वेलप के बेसिस पे बैक्टीरिया को डिवाइड किया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो शेप के बेसिस पे अगर हम बैक्टीरिया का शेप का बात करें तो बेसिकली हमारे पास 4 शेप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। पहला रॉड शेप बैक्टीरिया, डायग्राम देख रहे होंगे, यह है रॉड शेप बैक्टीरिया। रॉड शेप बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बैसिलस, एग्जाम में आएगा। फिर बोलेंगे स्पेरिकल बैक्टीरिया को हम बोलेंगे कोकस या कोकाई। ठीक है, अगर बोलेंगे कोमा से बैक्टीरिया हो, ठीक है, अगर हम बोले कि कोमा से बैक्टीरिया हो, ठीक है, तो कोमा से बैक्टीरिया को विवरस बोलेंगे या विवरियाई बोलेंगे। फिर अगर स्पेरिलम हो इस तरह तो उसे हम स्पाइरल हो तो स्पेरिलम बोलेंगे। ये चीज़ समझ पाए? ठीक है, अगर ये स्पेरिकल है, अगर यहाँ पे आए, अगर ये स्पेरिकल है, अगर स्पेरिकल इस तरह लंबा आ जाए तब हम क्या बोलेंगे, तब इसे बोलेंगे स्ट्रिप्टोकोकस, तब इसे हम बोलेंगे स्ट्रिप्टोकोकस। स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, और अगर स्ट्रिप्टोकोकस के बाद अगर ये 2 हो, अगर ये 2 हो तो उसे बोलेंगे डिप्लोकोकस। ठीक है, और अगर वो गुच्छा में आने लगे, ठीक है, अगर वो गुच्छा में आने लगे इस तरह तो उसे बोलेंगे स्टेप्टोकोकस। क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे सेफाइलोकोकस। ठीक है, स्टेप्टोकोकस। ठीक है, याद रखिएगा स्टेप्टोकोकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस। एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि ये दोनों में थोड़ा हमको कंफ्यूजिंग हो रहा है कि स्ट्रेप्टोकोकस या स्टिप्लोकोकस में। ठीक है, याद रखिएगा, सॉरी, इसको बोलेंगे स्टेप्लोकोकस। आप एक बार और चेक कर लीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि दोनों में कुछ कंफ्यूजिंग हो रहा है हमको। ठीक है, फाइनल में आप चेक कर लीजिएगा कि एग्जैक्टली क्या होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया होगा, लेकिन यहाँ पे आपको 4 तरह के बैक्टीरिया में ही ध्यान देना है। पहला बोले कि अगर रोड शेप बैक्टीरिया तो बेसिलस, स्पेरिकल शेप हो तो कोकस, कोमा शेप हो तो विवरियाई, अगर स्पेरल हो तो स्पेरिलम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर हमारे पास अभी हमने बोले इंक्लूजन्स बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। इंक्लूजन्स बॉडी में याद रखिएगा कि जो इंक्लूजन्स बॉडी है उसमें मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होंगे, इनसॉल्युबल होंगे, और जो रिजर्व मटेरियल जो स्टोर करेगा वो साइटोप्लाज्म में ही अपना खाना को स्टोर करने का काम करेगा, जो केमिकल सब्सटेंस को स्टोर करने का काम करेगा। फिर इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, फॉस्फेट, ग्लाइकोजन या ग्लाइक्यूल्स, ये आपके एग्जाम्पल है। पूछा जाएगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल है इंक्लूजन्स बॉडी के। फिर आपको याद रखना है, लास्ट पार्ट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है? साइट होता है प्रोटीन सिंथेसिस पे, जहाँ पे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं या प्रोटीन बनते हैं, क्योंकि जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, क्योंकि इसके पास वेल डेवलप न्यूक्लियस है नहीं, तो क्या करेगा? बाहर से ही न्यूट्रिशन लेगा या एनर्जी लेगा या प्रोटीन लेगा। तो ये जो क्या करेगा, जो राइबोसोम्स है वो अटैच करेगा mRNA सिंथेसिस के साथ और क्या बनाएगा? पॉलीपेप्टाइड। जैसे अगर ये समझ रहे हैं, अगर ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अगर खोल देते हैं तो ये हमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा। ठीक है, तो इस खोलने वाला प्रोसेस को बोलते हैं
ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। फिर अगर ये जो पार्ट है ये क्या बनाएगा, अगर ये यहाँ पे खुलेगा तो ये बनेगा mRNA, ठीक है। अब ये mRNA से ही प्रोटीन बनने का काम करेगा, ठीक है। और वही mRNA में यहाँ पे आके प्रोटीन्स अटैच होंगे, ठीक है। इस तरह प्रोटीन अटैच रहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन अटैच रहते हैं तो वही चीज को बोला पॉलीपेप्टाइड है, लंबा चेन है प्रोटीन्स का अटैच हुआ है, तो वही चीज बोला कि अटैच mRNA के साथ ही अटैच्ड है, ठीक है। फिर इसके पास जो अगर हम बैक्टीरिया का राइबोसोम का अगर साइज बोलेंगे तो 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर पाया जाता है। शेप वेरी हो सकता है बुक के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी पे भी आप देख लीजिएगा। फिर बोला कि जो राइबोसोम्स है वो राइबोसोम्स दो होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग तरह के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा जो 70S राइबोसोम्स होते हैं, 70S राइबोसोम पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में। और इसके दो जो सब यूनिट बताएं, स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट, जो लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब, एक होगा 50S और एक होगा 30S, दोनों मिला के 70S कहते हैं। और जो S जो है वो एक यूनिट है जिससे हम राइबोसोम्स को मेजर करते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेडबर्ग कॉफिशिएंट या सेडबर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट या सेडबर्ग यूनिट के नाम से जानते हैं। आपको याद रखना है। अगर हम इसका देखें कि सेडिमेंटेशन कैसा होता है, सेडिमेंटेशन मतलब कोई भी सब्सटेंस कितना धीरे धीरे सेटल डाउन होता है, उसके बेसिस पे इसको रखा गया। जैसे इफ द सेल सेंट्रीफ्यूज, अगर सेल को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, अगर उसका डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये दिखता है अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो सेडिमेंटेशन भी ज़्यादा होगा, अगर वो गाढ़ा है ज़्यादा भारी है तो नीचे जाके जल्दी बैठेगा तो उसका सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट भी ज़्यादा होगा, अगर डेंसिटी कम है तो स्लो सेडिमेंटेशन होगा, ठीक है। आपको याद रखना है। फिर हम डिटेल में जब राइबोसोम्स यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स का पढ़ेंगे यूकैरियोट्स में तो डिटेल में आपको समझाएंगे कि एग्जैक्टली है क्या। फिर ये याद रखिएगा जो 70S राइबोसोम्स जो है, अभी हम बताया कि प्रोकैरियोट्स के पास 70S राइबोसोम है जो साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो 70S राइबोसोम है, आपको ये याद रखने वाला बात है कि 70S राइबोसोम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। जो हमारे पास 70S राइबोसोम है वो साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोट्स में, जो हमने अभी पढ़ा। फिर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के यूकैरियोटिक सेल में भी 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। क्वेश्चन वहां पे आ सकता है कि यूकैरियोट्स में सिर्फ ऐसे नहीं है कि प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम पाए जाएंगे, यूकैरियोट्स के क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में 70S राइबोसोम पाए जाता है। मतलब उसके पास अलग से साइटोप्लाज्म को छोड़ के उसके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे यूकैरियोट्स में और प्लांट्स होंगे तो क्लोरोप्लास्ट होंगे, उसके पास 70S राइबोसोम सेल के अंदर पाए जाएंगे, सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर। तो याद रखिए बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा 1 mRNA में, अभी डायग्राम में बताया इस तरह, ठीक है। अब उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम्स बोलेंगे। मतलब ये mRNA है, इसके अंदर में एक राइबोसोम्स, 2 राइबोसोम्स, 3 राइबोसोम्स इस तरह अटैच्ड होंगे तो उसे पॉलीराइबोसोम्स बोलेंगे। और वो क्या काम करेगा, mRNA को प्रोटीन बनाएगा। मींस यहाँ से वो क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। और प्रोटीन बनाने वाला प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। यहाँ तक आप समझ चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक में हमने क्या किया, सारा पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम 5-10 मिनट में आपका रिवीजन करवाते हैं कि आपको कितना क्लास में आप अटेंटिव थे और कितना आसानी से आप आंसर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे पहला क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, वुड बी इनकाउंटर्ड व्हेन, जब हम बाहर से अंदर बैक्टीरिया सेल में जाते हैं। अगर ये बैक्टीरिया सेल है तो बैक्टीरिया सेल में अगर हम अंदर से बाहर जाते हैं, बाहर से अंदर जाते हैं तो उसका सीक्वेंस क्या रहेगा, ठीक है। इसका सीक्वेंस क्या रहेगा, पहला ग्लाइकोकैलिक्स सही है, सेल वॉल सही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सही है, साइटोप्लाज्म सही है। आगे भी देखते हैं, सेल वॉल नहीं, ग्लाइकोकैलिक्स हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल होगा फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल नहीं। तो हमारा पहला आंसर क्या होगा,
ग्लाइकोकैलिक्स बाहर वाला, फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि लूज सीट, अभी हमने कहा ना कि ग्लाइकोकैलिक्स में अगर लूज सीट होगा उसे क्या बोलेंगे? कैप्सूल बोलेंगे? नहीं। सेल वॉल होगा? नहीं। सेल मेम्ब्रेन होगा? नहीं। क्या होगा? स्लिम लेयर बोलेंगे। ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, इतना लाइटली आप लीजिए मत, यहाँ पे क्वेश्चन सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चेक करके। ठीक है, फिर बोला देयर आर शेप ऑफ द बैक्टीरिया, कितने तरह के बैक्टीरिया के शेप होते हैं? 4 तरीके का है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि 5 तो हम दिखाए थे लेकिन 4 होते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। फिर बोले बैक्टीरिया का जो फ्लैजिलम है, बैक्टीरिया का जो फ्लैजिलम है कंपोज्ड ऑफ द पार्ट, कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या होता है? सेंट्रियोल, ये तो एनिमल सेल का बात कर रहा है। सेंट्रियोल होते ही नहीं है। हुक तो होते हैं, एक्सोनियम नहीं होते, ये नहीं होते, ये तो पड़े ही नहीं है। तो ये क्या बचा? बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमको यहाँ से इनकरेक्ट मैच पूछ रहा है, किसका? शेप ऑफ द बैक्टीरिया का। जैसे पहला बोला कोकस स्फेरिकल होते हैं, देखते हैं। बेसिलस क्यूबाइडल होते हैं, देखते हैं। विब्रियो कोमा होते हैं, स्पाइरलम स्पाइरल होते हैं, मतलब कोकस स्पेरिकल तो सही है आंसर, विब्रियस कोमा शेप तो सही है, स्पाइरलम सही है, लेकिन बेसिलस रॉड शेप होता है, रॉड शेप होता है। तो मतलब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा? इनकरेक्ट पूछा, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी या ऑप्शन 2। ठीक है, राइबोसोम्स आर पॉलीजोम्स, राइबोसोम्स पॉलीजोम है, ट्रांसलेट हो जाता है कैसे? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए और डीआरएनए। अभी हमने कहा एमआरएनए में। ठीक है, चलिए यहाँ तक में आपको सारा पार्ट समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली हमको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ लिया, यूकैरियोट्स नहीं पढ़ा। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोट्स तो खत्म कर चुके हैं। पहला सेशन में हमने या पहला लेक्चर में हमने ये बताया कि एक टिपिकल यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स का इंट्रोडक्टिव पार्ट बताया। सॉरी, पहला पार्ट में हमने क्या बताया कि प्रोकैरियोट्स के सेल के बारे में बताया। फिर सेकंड लेक्चर जो आज पढ़े वो टोटली प्रोकैरियोट्स के सेल के बारे में पढ़े। इससे क्वेश्चन आपका फिक्स है, जितना क्वेश्चन कराए उतना क्वेश्चन आप कीजिए और घर में जाके एनसीईआरटी को एक बार लेक्चर देखने के बाद जरूर पढ़ें, क्योंकि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है और हमने उससे बाहर आपको पढ़ाया भी नहीं। ठीक है, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए क्वेश्चन मार्क को देखते रहिए। थैंक यू।